Hello students, I am Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you the phylogenetic system of classification. It is part 3 of classification of angiosperm. So let's start phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification. These classification systems came up after Darwin's theory of evolution was proposed and widely accepted. There are two popular systems. Angler and Prentill are arranged flowering plants according to increasing complexity of their floral morphology. इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इन्होंने सिस्टम दिया था अपना क्लासिफिकेशन का, उसमें उन्होंने फेनेरोगेम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी एंड जिम्नोस्पर्मी। एंड डाइकोटिलिडनी को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्चीक्लेमाइडी एंड सिम्पेटेली। इनके सिस्टम में मोनोकॉट डाइकॉट की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थे, इसलिए इनका सिस्टम ज्यादा मान्य नहीं हुआ। उसके बाद और भी बॉटनिस्ट आए, फिर उसके बाद जॉन हचिंसन 1884 टू 1972 एन इंग्लिश बॉटनिस्ट हुए, जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन जो रिसर्च वर्क किया था वो उन्होंने अपना एक बुक दी, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1959, जो इसका रिसेंटली पब्लिकेशन हुआ है उसमें। उसके पहले ये 2 बार पब्लिश हुआ था 1926 एंड 1934 में। तो उसमें उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर बेस्ड था। हचिंसन का क्लासिफिकेशन बैंथम एंड हुकर एंड बेसे सिस्टम के क्लासिफिकेशन के काफी क्लोजली रिलेटेड था। और इनका जो क्लासिफिकेशन मेन सबसे ज्यादा जो कॉमन हुआ या जो फेमस हुआ वो इनके प्रिंसिपल के बेस पर हुआ, जो इन्होंने 24 पॉइंट दिए थे अपने प्रिंसिपल में। वो कुछ इस तरह से हैं कि इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। और दूसरा जो इनका पॉइंट था वो था कि इवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व कॉल ऑर्गन्स एट वन टाइम और सिमुल्टेनियसली। नेक्स्ट इनका पॉइंट था कि जो एक्वेटिक प्लांट थे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट से आए थे एंड सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स एपिफाइट की अपेक्षा अधिक रिसेंट थे। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया था कि ट्रीज एंड श्रब्स आर मोर प्रिमिटिव देन हर्ब्स। इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट दिया था कि पेरेनियल आर मोर प्रिमिटिव देन बाइनियल एंड एनुअल। पेरिनियल होते हैं जो बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, यानी बहुत सालों तक जिनकी लाइफ होती है, उनको पेरिनियल कहते हैं। एंड बाइनियल जो द्विवर्षीय होते हैं, मीन्स 2 साल तक उनकी लाइफ होती है। एंड एनुअल वो प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ ओनली केवल 1 ईयर होती है। तो इनके अकॉर्डिंग जो पेरिनियल थे वो बाइनियल एंड एनुअल की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थे। इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट दिया कि प्लांट्स विथ वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड इन अ रिंग आर मोर प्रिमिटिव, दोज इन विच वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड। तो इन्होंने जो ये बात कही है कि वेस्कुलर बंडल्स जब रिंग में अरेंज्ड होते हैं जिन प्लांट्स में, वो जिनमें वेस्कुलर बंडल बिखरे फॉर्म में होते हैं उनसे अधिक प्रिमिटिव होते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड होते हैं डाइकॉट में एंड स्कैटर्ड फॉर्म में मोनोकॉट में होते हैं।
spirally phyllotaxy is more primitive than rolled and opposite phyllotaxy. Phyllotaxy means होता है लीव्स का स्टेम पर अरेंजमेंट, मीन्स किस मैनर में लीव्स स्टेम पर लगी हुई हैं. तो जो स्पाइरल फाइलोटैक्सी थी वो रोल्ड एंड अपोजिट फाइलोटैक्सी की अपेक्षा मोर प्रिमिटिव थी. इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट और दिया कि डायोसियस प्लांट्स आर मोर एडवांस्ड देन मोनोसियस प्लांट्स. डायोसियस एंड मोनोसियस मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको क्लियर किया हुआ है. नेक्स्ट इन्होंने दिया कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर मोर प्रिमिटिव देन बाइसेक्सुअल फ्लावर. जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थे. इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट दिया कि जो पेटेलाइट फ्लावर्स थे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थे. नेक्स्ट पॉइंट है कि गैमोपेटेली पॉलीपेटेली की अपेक्षा अधिक एडवांस्ड हैं. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो थे वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की अपेक्षा अधिक एडवांस्ड हैं. तो जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं वो क्या कहते हैं, केवल अगर उनका सेक्शन काटो तो वो केवल एक सिंगल प्लेन से ही इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं. उनको आप दो प्लेन में कट नहीं कर सकते हैं. और जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो आप उसमें फ्लोरल फॉर्मूला में जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को ये परसेंटेज वाले सिंबल से डिनोट करते हैं. एंड जब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की बात आती है तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स में वे फ्लावर्स आते हैं जिनका अगर हम सेक्शन कट करते हैं कि उनके चारों रोल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो वो हम किसी भी प्लेन से कट करें, इक्वल पार्ट में कट करें तो वो इक्वली डिवाइड होते हैं. और इसको हम जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया कि हाइपोगाइनी इज मोर प्रिमिटिव देन पेरिगाइनी एंड एपिगाइनी. नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया उसके बाद कि सिंपल लीव्स आर मोर प्रिमिटिव देन कंपाउंड लीव्स. इनके अकॉर्डिंग जो सिंपल लीव्स थी वो प्रिमिटिव कंपाउंड लीव्स की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थी. इसके बाद इन्होंने जो 15 नंबर पॉइंट दिया वो था कि सॉलिटरी फ्लावर इज मोर प्रिमिटिव देन इनफ्लोरेसेंट फ्लावर्स. तो सॉलिटरी फ्लावर स्टूडेंट वो होता है जबकि फ्लावर की जो मेन एक्सिस पर जब टर्मिनल कंडीशन में ओनली सिंगल फ्लावर ग्रो करता है तो वो फ्लावर कहलाता है सॉलिटरी फ्लावर. एंड जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें उसकी लेटरल ब्रांचेस पर भी फ्लावरिंग होती है तो उससे एक इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम टाइप का बन जाता है. और इन्फ्लोरेसेंस हम कहते हैं फ्लावर्स की जो स्टेम पर अरेंजमेंट है या लगने की उनकी कंडीशन है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस लूंगी जब अगला, तब उसमें और सारे टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस आपको क्लेरिफाई करूंगी. नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि स्पाइरली इम्ब्रिकेट फ्लोरल पार्ट्स आर मोर प्रिमिटिव देन रोल्ड एंड वॉल्वेट अरेंजमेंट. जो पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट होता है एक चक्र में उसको एस्टिवेशन कहते हैं. और वो एस्टिवेशन भी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लूंगी, अगला जो लूंगी तब मैं आपको क्लियर करूंगी कि ये इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट क्या होते हैं, क्योंकि अभी यही टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया एपोकार्पी इज मोर प्रिमिटिव देन सिनकार्पी. जो एपोकार्पी कंडीशन थी कार्पल्स की वो सिनकार्पी की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थी. नेक्स्ट पॉलीकार्पी प्रीसीड्स ओलिगोकार्पी. नेक्स्ट 19 पॉइंट इन्होंने दिया कि एंडोस्पर्मिक सीड्स
with a small embryo are more primitive than non-endospermic seeds with large embryo. तो जो एंडोस्पर्मिक सीड्स थे उनमें छोटे एम्ब्रियो थे और वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थे, और जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स थे उनमें लार्ज एम्ब्रियो पाए जाते थे। पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि फ्लावर्स विथ न्यूमरस स्टेमेंस आर मोर प्रिमिटिव देन दोज विथ फ्यूअर स्टेमेंस। जो वे फ्लावर्स जिनमें बहुत ज़्यादा स्टेमेंस पाए जाते हैं वो उन फ्लावर्स की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थे जिनमें कुछ स्टेमेंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया इन्होंने कि फ्री स्टेमेंस प्रीसीड्स द फ्यूज्ड वंस। इसके बाद जो फ्रूट्स पर इन्होंने पॉइंट दिया था, एग्रीगेट फ्रूट्स आर मोर इवॉल्व देन सिंगल फ्रूट एंड कैप्सूल प्रीसीड्स बेरी और ड्रूप। कि जो एग्रीगेट फ्रूट थे वो सिंगल फ्रूट की अपेक्षा अधिक विकसित थे एंड जो कैप्सूल थे वो बेरी और ड्रूप की अपेक्षा अधिक प्रीसीड थे। नेक्स्ट इन्होंने दिया पैराइटल प्लेसेंटेशन इज मोर प्रिमिटिव देन एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन मैं पहले भी बता चुकी हूं कि प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स का जो प्लेसेंटा पर अरेंजमेंट होता है उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट 24 पॉइंट जो इन्होंने दिया वो था कि ट्रीज हैबिट आर मोर प्रिमिटिव देन क्लिम्बर्स। जो ट्रीज की कंडीशन थी वो जो थी वो क्लिम्बर्स की अपेक्षा अधिक प्रिमिटिव थी, और जो ट्विनर्स थे वो भी उनसे भी प्रिमिटिव थी ट्रीज की हैबिट। तो इस तरह से इन्होंने जो 24 पॉइंट्स जो अपने प्रिंसिपल में दिए उनके बेस पर मैं अब आपको इनका क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करती हूँ। हचिंसन्स क्लासिफिकेशन। हचिंसन ने फेनेरो गेम्स पहले भी बताया है, ऑल सीड प्लांट्स आर कॉल्ड फेनेरो गेम्स। देन फेनेरो गेम्स को उन्होंने 2 फाइलम में क्लासिफाइड किया, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी में सारे कॉनिफर, साइकेडल्स, इस तरह से उन्होंने वो सारे प्लांट्स रखे जिनके सीड्स कवर्ड नहीं थे, नेकेड सीड्स थे। और एंजियोस्पर्मी में उन्होंने कवर्ड सीड्स वाले प्लांट्स रखे। अब एंजियोस्पर्मी को उन्होंने सब फाइलम डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स में क्लासिफाइड किया। तो जब उन्होंने डाइकोटिलीडन्स में प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा जो थे प्लांट्स के में उन्होंने देखे। तो सबसे पहला तो उन्होंने देखा कि जिन प्लांट्स में रूट सिस्टम टैप रूट टाइप का था, मीन्स टैप रूट, आपको अगर पता हो कि रूट का जो उत्पत्ति होती है यानी तो वो होती है रेडिकल से। तो जब डायरेक्ट रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है तब टैप रूट सिस्टम कहलाता है, और जब रेडिकल को छोड़कर स्टेम के किसी भी पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है तो वो टाइप की रूट एडवेंशियस रूट कहलाती। इस तरह से रूट 2 टाइप्स की होती हैं। सॉरी, तो जो टैप रूट होती हैं उनका जो क्या कहते हैं
डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट रेडिकल से होता है और एडवेंसियस रूट का स्टेम के किसी भी पार्ट से होता है, सिर्फ रेडिकल को छोड़कर। तो डाइकोटिलीडन्स में उन्होंने उन सभी प्लांट्स को रखा जिनमें टैप रूट सिस्टम था। नेक्स्ट उन्होंने लीव्स को देखा कि जिनकी लीव्स में वेनेशन रेटिकुलेट टाइप का था। रेटिकुलेट मीन्स जालिकावत होता है, नेट वेंड सिस्टम भी कहा जाता है इसको। तो इस तरह का जब लीव्स में वेनेशन देखा, उन सभी प्लांट्स को उन्होंने डाइकोटिलीडन्स में रखा। इसके बाद उन्होंने स्टेम को देखा था। तो स्टेम्स कैसे थे? डाइकोटिलीडन्स में स्टेम्स हॉलो थे और प्लांट्स मोस्टली हर्बेसियस या वुडी थे। इसके बाद उन्होंने जब स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने उसके वेस्कुलर सिस्टम में देखा कि कैम्बियम प्रेजेंट थी एंड जो कैम्बियम प्रेजेंट थी उसके कारण उन प्लांट्स में आपका कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ भी स्टेम में देखने को मिली। तो इन कैरेक्टर्स को देखा उन्होंने। पहला तो रूट का देख लिया, स्टेम देखा, लीव्स देखा। इसके बाद उन्होंने फ्लावर्स भी देखे कि जो डाइकोटिलीडन्स ग्रुप में उन्होंने सब फाइलम में प्लांट्स रखे, उनके फ्लावर्स के लगभग सारे चारों चक्र कंप्लीट थे। ऑल मेंबर्स जितने भी थे उनके चारों चक्र कंप्लीट थे और इसीलिए मोस्टली जो फ्लावर थे वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस कंडीशन में भी थे। इसके अलावा उन्होंने उसके एंडोस्पर्म भी देखे उन प्लांट्स के। तो उनमें एंडोस्पर्म या तो प्रेजेंट भी हो सकता था या नहीं भी प्रेजेंट हो सकता था। तो इन सभी कैरेक्टर्स के बेस पर उन्होंने उन सभी प्लांट्स को डाइकोटिलीडन्स में रख दिया जिनमें ये सारे कैरेक्टर्स थे। क्लियर? इसके बाद डाइकोटिलीडन्स को उन्होंने 2 डिवीजन में डिवाइड किया। फर्स्ट था लिग्नोसी, सेकंड था हर्बेसी। लिग्नोसी में ऑल वुडी प्लांट्स को रखा और हर्बेसी में ऑल हर्बेसियस प्लांट्स को रखा। तो इसके बाद जब उन्होंने लिग्नोसी में ऑर्डर्स क्लासिफाइड किए तो लिग्नोसी में उन्होंने 54 ऑर्डर क्लासिफाइड किए जो कि मैग्नोलियल्स टू वर्बिनेल्स हैं। एंड नेक्स्ट उन्होंने हर्बेसी में 28 ऑर्डर्स क्लासिफाइड किए जो कि रेनेल्स टू लैमियल्स हैं। क्लियर? इसके बाद हम एंजियोस्पर्मी का मोनोकोटिलीडन सब फाइलम अगर देखें तो इन्होंने मोनोकोटिलीडन सब फाइलम में उन प्लांट्स को रखा। सबसे पहले जैसे इन्होंने यहाँ पर प्लांट्स का देखा था उसी तरह मोनोकोटिलीडन्स में इन्होंने प्लांट्स की सबसे पहले रूट सिस्टम देखा। तो रूट सिस्टम जो था वो मोनोकोटिलीडन्स में फिब्रस टाइप का था रूट सिस्टम, जिसको एडवेंसियस रूट सिस्टम भी कह देते हैं। एंड जो स्टेम था वो इनमें मोस्टली हर्बेसियस वुडी तो था ही, बट उनका जो वेस्कुलर सिस्टम देखा तो उसमें कैम्बियम एब्सेंट थी। सो मोस्टली सेकेंडरी ग्रोथ आर एब्सेंट इन मोनोकोटिलीडन स्टेम। एंड नेक्स्ट इन्होंने लीव्स में देखा कि लीव्स में पैरेलल वेनेशन था एंड लीव्स सेसाइल थी। सेसाइल लीव्स मीन्स होता है जबकि लीव्स में पीटियोल ना प्रेजेंट हो। पीटियोल ये इस तरह जो होती है जिससे लीव स्टेम में अटैच रहती है, इसको पीटियोल कहते हैं। और जब पीटियोल होती है तो पेटेलॉइड लीव्स कहलाती हैं और जब पीटियोल नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तब सेसाइल लीव्स कहलाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने देखा वो देखा फ्लावर्स का, कि जो द पार्ट ऑफ फ्लावर्स एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ 3 मीन्स ट्राइमेरस फ्लावर्स थे और उनके चक्र भी मोस्टली 3 थे।
जो फ्लावर के मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि 4 चक्र होते हैं किसी भी फ्लावर में। तो मोनोकोटिलीडन को भी उन्होंने फिर 3 जो थे डिविजन्स उनमें डिवाइड किया। सबसे पहला था कैलिसिफेरी। कैलिसिफेरी में उन्होंने 12 ऑर्डर्स दिए और 12 ऑर्डर्स के साथ जो क्या कहते हैं आपको 12 ऑर्डर्स में ब्यूटोमेल्स से जिंजीबरेल्स तक वो ऑर्डर चले। नेक्स्ट मोनोकोटिलीडन्स में कोरोलीफेरी डिवीजन हुआ जिसमें 14 ऑर्डर्स जो कि लिलियल्स से आर्किडेल्स तक रखे। एंड उसके बाद थर्ड था ग्लूमी फ्लोरी। ग्लूमी फ्लोरी में 3 ऑर्डर थे और ये 3 ऑर्डर्स जंकेल्स टू ग्रेमिनेल्स हुए थे। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह मोनोकोटिलीडन्स तक इन्होंने पूरा ये क्लासिफिकेशन दिया। अब क्लासिफिकेशन इनका बहुत अच्छा था बट उसमें भी कुछ डिमेरिट्स थी। अगर मेरिट्स थी तो डिमेरिट्स भी थी, मीन्स कुछ गुण थे तो कुछ दोष भी थे। वो गुण दोष कुछ इस प्रकार है, मैं आपके सामने बताती हूँ। डिमेरिट्स ऑफ हचिंसन सिस्टम। हचिंसन के सिस्टम में बहुत सारी अच्छाइयाँ थी तो कुछ दोष भी थे। इनके पहले हम लोग मेरिट्स देखते हैं, मीन्स गुण इनके क्लासिफिकेशन में। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो कि प्लांट्स के नेचुरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। दूसरा इनका जो गुण था वो कह सकते हैं कि इनका सिस्टम इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज पर बेस्ड था। एंड जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इंटर रिलेशनशिप थी उसके बेस्ड पर था, बेस्ड पर है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो मैग्नोलियल्स ट्रीज थे उन प्लांट्स को मैग्नोलियल्स ऑर्डर में इन्होंने ट्रीज प्लांट को रिप्रेजेंट किया और रेनेल्स में हर्बेसियस प्लांट्स को रिप्रेजेंट किया जो कि पैरेलल एवोल्यूशन शो करते हैं। क्लियर? इसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं जो बहुत सारे बिग ऑर्डर्स थे उनको छोटे छोटे ऑर्डर्स में तोड़ दिया जिससे स्टूडेंट्स को समझने के लिए इजी हो गया, जैसे कि रोजेल्स, पैराइटेल्स, मालवेल्स, लेग्यूमिनेल्स एटसेट्रा। फिर इसके अलावा इनका एक पॉइंट ये भी था कि इन्होंने मोनोकॉट की उत्पत्ति डाइकॉट से हुई है, ये अपने सिस्टम में क्लियर किया। नेक्स्ट जो इनका सबसे अच्छा गुण था कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म का जो प्लेस है वो फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म के पहले रखा। अभी जब मैंने क्लासिफिकेशन आपको दिखाया तो उसमें इंडिकेट भी था। इसके अलावा एक पॉइंट इनके में ये था कि जो मैनी फैमिलीज हैव बीन रेज्ड टू द रैंक ऑफ ऑर्डर्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली रेज्ड टू ऑर्डर लेग्यूमिनेल्स, मीन्स बहुत सारी इनकी फैमिली जो कि ऑर्डर से ही रेज्ड हुई, जैसे लेग्यूमिनेसी फैमिली रेज्ड टू ऑर्डर लेग्यूमिनेल्स। क्लियर? फिर अब इतने सारे तो गुण थे लेकिन कुछ इनमें दोष भी थे। इनका जो सिस्टम इन्होंने दिया था वो कुछ इस प्रकार है कि इन्होंने डाइकॉट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लिग्नोसी एंड हर्बेसी। तो जो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया हैबिट के कैरेक्टर के बेस पर, तो वो बहुत ही आउटडेटेड था। और इसके अलावा इनके सिस्टम में फैमिलीज को क्लोज एफिनिटीज के साथ सेपरेट किया। इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर दिए तो हुआ क्या कि इनके जो फैमिलीज जब क्लासिफाइड की तो उनमें आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन था। इसके बाद इन्होंने इनके जो क्लासिफिकेशन में एक दोष ये भी था कि इनका जो क्लासिफिकेशन है ये सिस्टम
या आप कह सकते हो इनका क्लासिफिकेशन का जो ये सिस्टम है, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक यूजफुल नहीं हुआ। इस तरह से मैंने आपको पूरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हचिंसन द्वारा, पहले एंगलर एंड प्रेंटेल द्वारा, फिर हचिंसन द्वारा दिया गया, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में हचिंसन का पूछा जाता है, इसलिए मैंने हचिंसन का ज्यादा जोर देकर आपको समझाया और उसके गुण और दोष भी बताए हैं। तो आपको जो भी अगर मेरे पूरे आर्टिकल में प्रॉब्लम लगे या कोई भी क्यूरीज हो तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं और मैं आपका उसी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू।